मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ फटाफट से, ताकि ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी बन जाएगा। सी एवरी वन ऑफ अस नोज चार्ज कहाँ से आएगा। एक एटम है, उस एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज बट इट इज वेल इनसाइड द न्यूक्लियस, जहाँ से इसको निकालना इजी नहीं है। लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आप कंपैरेटिवली कम एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं। सो हम एक छोटी सी बात समझते हैं, जहां भी चार्ज अपीयर करेगा दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इफ अ बॉडी loses electron it becomes positively charged, whereas if a body gains electron it becomes negatively charged। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसका मास बढ़ जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसका मास डिक्रीज कर जाता है। अब ये जो चार्ज जनरेशन का बेसिक कॉज है वो है रबिंग। अगर रबिंग करते हैं तो जिसका वर्क फंक्शन कम है, सपोज ए का वर्क फंक्शन कम है, जब उसकी रबिंग करते हैं तो हीट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो ऑब्वियसली जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। अब जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में उसे आप इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज कह सकते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ई इज इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे तो माइनस ई बोल देंगे, प्रोटॉन के लिए प्लस ई, बट दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज। नो चार्ज लेस देन दिस इज पॉसिबल। चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना हो तो पोलैरिटी यूज की जाती है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो पोलैरिटी इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस। Now, how do charges interact? Charges interact by exerting force on each other. कौन सी फोर्स लगाते हैं चार्जेस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, राइट। चार्जेस को अगर डिटेक्ट करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो हम यूज करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। दिस इज फॉर अ क्विक रिविजन। अगर किसी बच्चे का मिस हो जाता है तो वो यहां से कर पाएगा। देन चार्ज की प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करते हैं तो चार्जेस ऑफ टू काइंड कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है किसने प्रोवाइड किया था? दिस वाज प्रोवाइडेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर होना चाहिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दिस वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या है? धीरे धीरे करके आप एक बॉडी को देने वाले सारे चार्ज को स्केलर फॉर्म में ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे कल बताया था, -2 कूलम आ गया, +3 कूलम आ गया, -4 कूलम आ गया, आप इसको उठा के ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। सो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कंजर्व। इट रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है? आप चार्ज, टोटल चार्ज को चेंज नहीं कर सकते, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। समझे इस बात को? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी रिमेन्स सेम, आइसोलेटेड बॉडी। यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करता हूँ कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, इस दुनिया में होने वाली कोई भी प्रोसेस कंसिडर करें, किसी भी चीज का मोशन कंसिडर करें, किसी भी सिचुएशन में चार्ज चेंज नहीं हो सकता। चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, राइट। उसमें हम एग्जांपल्स केमिकल एज वेल एज न्यूक्लियर रिएक्शंस का ले सकते हैं। तो यहाँ पे वृंदा, जैसे आप पूछ रहे थे पेयर प्रोडक्शन, तो इसे समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए थे। एग्जाम्पल वन वॉज, जस्ट सेकेंड, एग्जाम्पल वन वॉज पेयर प्रोडक्शन, सेकेंड वॉज एनिहिलेशन। तो ये पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन क्या है? कई बार क्या होता है, गामा रे फोटोन ब्रेक कर जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इसका बेसिक नहीं डिस्कस कर पाएंगे अभी, अभी तो सिर्फ इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। गामा रे फोटोन, फोटोन कहां से निकलते हैं? आपने लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज जब पढ़ी है तो आपने हाइड्रोजन से निकलने वाले या हाइड्रोजन लाइक एटम से निकलने वाले फोटोन्स के बारे में सुना है। ये गामा रे फोटोन है। गामा रे फोटोन न्यूक्लियस से निकलता है। जैसे एटम में एक्साइटेड स्टेट्स होती है ना, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक्साइटेड स्टेट्स होती है। तो जब जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो वहां से गामा रे फोटोन निकालता है।
अब ये गामा रे फोटोन ब्रेक कर गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। आपको समझाया गया कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, राइट। इसका मास उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, बट इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। दिस इज व्हाट इज गामा रे फोटोन। तो अब देखिए ध्यान से, व्हाट इज अ पॉजिट्रॉन, सॉरी। तो गामा रे फोटोन का इनमें ब्रेक होना क्या शो कर रहा है? गामा रे फोटोन फोटोन के पास कोई रेस्ट मास नहीं होता, मास नहीं है, लेकिन एनर्जी बहुत सारी है। और इन दोनों के पास मास है, राइट। सो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ध्यान दें तो इसका नेट चार्ज भी जीरो है और इन दोनों का भी नेट चार्ज जीरो है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। सो वृंदा, इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सिर्फ आपको ये समझाया, चार्ज कंजर्वेशन यहां भी वैलिड है जहां पे मास कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। क्लियर? आया समझ में आपको? यस सर। ठीक है। और मैंने यहाँ पे साथ साथ एक चीज बताई, इस दुनिया में चार्ज तो कंजर्व्ड है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं है। कैसे? इधर प्रोसेस में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, यहाँ दो बन गए। इसी की रिवर्स प्रोसेस है जो आपने कल पढ़ी थी, दैट इज एनिहिलेशन। एनिहिलेट करना मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करके दो गामा रे फोटॉन्स बना देते हैं। ठीक है, इनकी टोटल एनर्जी जो है इस अकेले गामा रे फोटॉन के बराबर होती है, इनकी एनर्जी इसके बराबर होती है। बट स्टिल आपको समझना है यहाँ हुआ क्या, दो चार्ज पार्टिकल्स खत्म हो गए और अनचार्ज चीजें बन गई। वहां पर मास खत्म हुआ, एनर्जी बन गई, लेकिन चार्ज फिर भी कंजर्व्ड रहा। सो दिस वाज द बेसिक फंडा बिहाइंड टेलिंग ऑल दिस। ओके, और याद रखना है, चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड बट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मे चेंज। ओके, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी दैट वाज क्वांटाइजेशन। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर पॉजिट्रॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन करता है फ्री स्टेट में, या इलेक्ट्रॉन नहीं? इलेक्ट्रॉन करता है तो पॉजिट्रॉन भी कर सकता है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन समझे। अब क्वांटाइजेशन क्या था, हमने स्टेटमेंट लिखी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी का मतलब क्या है, आप जहां भी चार्ज अपीयर करता हो देखेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके पास नेगेटिव चार्ज, जिससे जाएंगे उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो जो जो भी चार्ज अपीयर करेगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज। चार्ज अपीयरिंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ये इसका मतलब है। कारण सिंपल है, क्योंकि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर इसके बेस पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये समझा कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये टोटल चार्ज है, ये फंडामेंटल चार्ज और ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अगर हम 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो Q बन जाता है 1 कूलम, N निकालना है। तो N कितना आया था, याद है तो बोले? 6.25 into 10 to the power 18। वेरी गुड। 1/1.6 10 माइनस 19 को सॉल्व करते तो आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमें पता होना चाहिए 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नाउ हमने सॉल्व किया कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स get transferred in 1 second. How much time will be required to transfer 1 coulomb charge? तो भाई 1 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेकंड लगते, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी लगेगी? दिस 6.25 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁻9, दैट केम आउट टू बी 6.25 into 10⁻9 seconds. That's it. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, दैट वाज, अगर आप 250 सीसी वाटर ड्रिंक करते हैं तो उसमें आप कितना सारा पॉजिटिव चार्ज ड्रिंक कर जाते हैं। 250 सीसी में कितना पॉजिटिव चार्ज आपने ड्रिंक किया। तो उसका तरीका क्या था, चार्ज निकालना है तो आपको एन निकालना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव की बात करें तो एन शुड बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? अगर मुझे पता लग जाए कि कितने H2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्यों? क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गए तो उससे मल्टीप्लाई करके मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लूंगा।
अब यूजुअली मॉलिक्यूल्स निकालने की प्रोसेस कहाँ से चलती है? मोल्स से। मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। तो हमने क्या किया, पहले मास निकाला, मास आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सीजीएस डेंसिटी 1 होती है वाटर की, तो ये बन गया 250 ग्राम। फिर आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 250 अपॉन 18, राइट। अब जब आपने ये निकाल लिया तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, 610⁻23। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया? वी गेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गए। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 10⁻19 से, तो ये मिल गया चार्ज दैट वी ड्रिंक इन 1 ग्लास फुल वाटर। सो ये तो था भाई कल का लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था, राइट। आई होप सबको क्लियर हो गया। फाइन, लेट्स स्टार्ट अहेड ऑफ इट। देखिए, चार्ज अंडरस्टैंड करने के बाद ये जरूरी है समझना कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा। पहला तो कॉज हो गया रबिंग। आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी बॉडी पे चार्ज अपीयर करने का सबसे पहला और बेसिक कॉज है रबिंग। आप अपने आसपास भी देखते हो, कई बार होता है ना ऐसे हाथ रगड़े आपस में और किसी को टच किया तो हल्का सा स्पार्क फील हो गया, हल्का सा करंट लगा, तो दैट इज बिकॉज रबिंग से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो गया। आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कई बार, लाइक जैसे स्पोर्ट्स वेयर हमने पहना हो और लाइट्स ऑफ हो, आप उसे जैसे उतारते हैं तो आपको हल्की सी चरड़ चरड़ की आवाज आती है या आपको हल्का सा स्पार्क फील होता है ना। सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार होता है आप कार से बाहर निकलते हैं और कार बंद करने के लिए जैसे हाथ लगाते हैं तो आपको करंट लगता है। सो दीज आर यूजुअल थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग्स। और एक एग्जांपल जो बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपने थोड़े ड्राई हेयर में कॉम्ब रन किया तो वो कॉम्ब भी चार्ज हो जाता है। उसके बाद उस कॉम्ब को अपनी बॉडी में कहीं भी लेके जाएंगे तो वहां पे हल्की हल्की सेंसेशन सी फील होती है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ द कॉम्ब। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अदर देन रबिंग और एक्सक्यूज मी सर। बोले, सर अगर एक बॉडी चार्ज हो जाएगी तो फिर उसको अनचार्ज कैसे करेंगे? एक बॉडी चार्ज होगी तो अनचार्ज कैसे करेंगे? अर्थिंग करके बेटा। किसी बॉडी को अनचार्ज करना है तो आप अर्थिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सर आपने ये बताया कि कोम को जब ड्राई एयर से पास करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, तो हाँ, फिर उसको अब अनचार्ज कैसे करें? कॉम को आपने ड्राई हेयर से रन किया तो वो सपोज चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन कॉम, अब ये बताओ कंडक्टर है या इंसुलेटर है? इंसुलेटर हो तो इंसुलेटर है। तो उस पे जहां जहां रबिंग हुई चार्ज वहीं पे पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को टच करता जाएगा उसका वो चार्ज वहां से खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे टचिंग होगी तो उस पॉइंट पे थोड़ा बहुत चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो मान लो आप अपने हाथ से ही उस कॉम्ब को 10-15 बार टच कर दो तो वो चार्ज सारा उसका खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बॉडीज चार्ज एक दूसरे से शेयर करती हैं। अभी वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्लियर करता ये हूँ, सर। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा जो जो अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला तो रबिंग हो गया। रबिंग हमने कल समझ लिया था, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वहां से ज्यादा वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। अब समझेंगे कंडक्शन, या कंडक्शन से भी पहले मैं आपको अर्थिंग समझा देता हूँ, जो इसने पूछा कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप सब जानते होंगे अर्थिंग क्या होती है। किसी भी बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए थ्रू ए वायर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। और इस प्रोसेस से होता क्या है कि इस बॉडी के पास जो भी एक्सेस चार्ज है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। अब समझना, ध्यान से सुनना इस बात को। चार्ज तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मूव कौन करेंगे? बताएं बोल के, मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, प्रोटॉन तो कर नहीं सकता। तो अब ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज थी तो इलेक्ट्रॉन चले गए अर्थ के अंदर, और अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अर्थ से, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज की अर्थिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स के आने से, जो कि अर्थ सप्लाई करेगी, और नेगेटिव चार्ज की अर्थिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स के जाने से, जो कि अर्थ के अंदर चले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए अर्थ बहुत बड़े साइज का कंडक्टर है, जो बहुत सारा चार्ज प्रोवाइड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। दिस इज अर्थिंग। अब देखते जाएं आगे। तो नॉर्मली एक अर्थिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी चार्ज बॉडी को लगभग अनचार्ज कर देती है। तो अगर आपको ध्यान हो, कई बार आपके साथ हुआ होगा कि जब कूलर चलते थे, आजकल तो सब एसी यूज करते हैं, कूलर चलते थे तो गलती से आपसे कूलर टच हो गया तो हल्का सा करंट मारता था,
राइट। या फिर एक और एग्जांपल, कई बार लोगों का लैपटॉप भी करंट मारता है, कई बार क्या बोलते हैं जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू से भी करंट लगता है। तो जहाँ पे ये बहुत सारी लैब्स बनाई जाती है ना सीपीयू वाली, उन लैब में अर्थिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि ये करंट ना लग पाए। ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। आपको क्लियर होना चाहिए, कंडक्शन इज मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? सबसे पहले तो समझिए कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे समझो, मान लो ये एक बॉडी कंडक्टर शो हो रही है और इसके अंदर एटम्स हैं। उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकल तो गए लेकिन वो मटेरियल से बाहर नहीं गए। तो क्लासरूम में मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बेंचेस पड़े हुए हैं, आप उन बेंचेस पे बैठे हो, तो वो बेंचेस एटम है, आप इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक आप बेंच के ऊपर बैठे हैं आप उसका बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे आप बेंच से तो उठ गए लेकिन क्लासरूम में ही चल रहे हो तो आप बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप अभी भी क्लासरूम का पार्ट तो हो लेकिन बेंच का पार्ट नहीं हो। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल गए लेकिन इस मटेरियल से बाहर नहीं गए हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। होप इट इज क्लियर। तो कंडक्टर्स हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर द कॉज ऑफ टू थिंग्स। हीट ट्रांसफर भी इनके कारण हो रहा होता है, और नंबर दो, कंडक्शन जो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो भी इन्हीं के कारण होती है। तो भी यहाँ पे हमें कंडक्शन डिस्कस करनी है। तो जैसे ही कोई कंडक्टर बोले तो आपको क्या इमेजिन होना चाहिए? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई मुझे बताए कि चार्ज ट्रांसफर होने का बेसिक कॉज क्या है? चार्ज क्यों ट्रांसफर होता है? एनीवन? मतलब एक बॉडी के पास चार्ज ज्यादा है तो वो दूसरी बॉडी के पास ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ कॉज? या फिर पोटेंशियल डिफरेंस? आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात समझाता हूँ। देखो जैसे हीट है, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? ऐसा तो नहीं कहते एक बॉडी जिसके पास ज्यादा एनर्जी है उससे कम एनर्जी वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी, क्योंकि बड़े साइज की बॉडी और छोटे साइज की बॉडी ले लो, तो छोटे साइज की बॉडी की एनर्जी इससे कम है अगर दोनों का टेम्परेचर, अगर वही बात आ गई ना दोनों का क्या सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो उसी से अपने आप क्लियर हो जाता है कि अगर छोटी बॉडी को हायर टेम्परेचर पे आप हीटअप कर दो, जैसे कि आयरन फिलिंग्स होती हैं, और अपने हाथ पे रख लो तो आपका हाथ जल जाएगा, आपके हाथ को हीट मिलेगी। सो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसे ही डियर, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आपने पोटेंशियल वाली चीज कहाँ देखी है? जब भी आप मार्केट से कोई बैटरी लेके आते हैं, उस बैटरी पे एक तरफ प्लस बना होता है, एक तरफ माइनस बना होता है। तो प्लस का मतलब है हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, होप इट इज क्लियर। प्लस इज हायर पोटेंशियल, माइनस इज लोअर पोटेंशियल। तो जैसे आप इनके बीच में कोई बल्ब कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा। सो चार्ज फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं। चार्ज फ्लो का कॉज क्या हो गया? कॉज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखें प्लीज। मान लीजिए दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स का साइज बराबर है, इक्वल साइज है ए और बी का। तो इन दोनों का पोटेंशियल तभी सेम हो पाएगा जब दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होगा। तो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि चार्ज ट्रांसफर का कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक फॉर्मूले की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे यार ये पोटेंशियल देखा कैसे जाता है। तो हम स्पेसिफिकली अपने डिस्कशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए। 11th में ग्रेविटेशन में आप सबने पढ़ा होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -g m/r। अगर एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m है और रेडियस r है तो उसका पोटेंशियल होता है -gm/r। ऐसे ही माय डियर, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो बन जाएगा, g को रिप्लेस कर देता है k, मास को चार्ज और रेडियस एज इट इज kq/r। तो ये एक आपने अभी लर्न करना है मेरे साथ, जो हम बाद में जाके डिराइव करेंगे। Potential of a spherical body of radius r is kq/r। फाइन। अब इसमें आप कहेंगे कि सर यहाँ तो नेगेटिव साइन था। अब इधर क्या होता है, जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आता है, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आता है। दैट्स इट। अब यहाँ आ जाइए ध्यान से। अगर मैं इनके पोटेंशियल्स को लिखना चाहूँ तो इसका पोटेंशियल बनेगा k चार्ज ऑन a अपॉन रेडियस ऑफ a, और इसका पोटेंशियल बनेगा k चार्ज ऑन b अपॉन रेडियस ऑफ b। अब मुझे नहीं पता इनके पास शुरू में कितना चार्ज है, लेकिन अगर मैं इन्हें कनेक्ट कर दूं
कनेक्ट करने के बाद लेट द फाइनल चार्जेस बी क्यू ए एंड क्यू बी। समझ रहे हैं, फाइनल चार्जेस बी क्यू एंड क्यू बी। तो हमें समझ में आता है कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल साइन आना। तो इस बात को प्लीज सभी ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, दो कंडक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, उन दोनों कंडक्टर्स की रेडियस हमने बता दी आर ए और आर बी, और उनके ऊपर चार्जेस हैं क्यू ए और क्यू बी। सो इन दैट केस के क्यू ए बाय आर ए बिकम्स इक्वल टू के क्यू बी बाय आर बी, दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो गए, तो के गेट्स कैंसिल्ड। तो यहां से डियर क्यू ए बाय क्यू बी बिकम्स इक्वल टू आर ए बाय आर बी। तो एक छोटा सा डिस्कशन था जो ये समझाता है कि आफ्टर कंडक्शन जो चार्जेस अपीयर करेंगे दे आर इन द रेशियो ऑफ रेडियाई। दो कंडक्टर्स की रेडियाई का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में चार्जेस अपीयर करेंगे, ये सीखने वाली बात है। तो एनसीईआरटी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है जहां पे साइजेस सेम होते हैं। तो भाई साइज सेम मतलब रेडियस सेम, रेडियस सेम तो फाइनल चार्ज भी सेम। तो आपको ये बात अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अगर मैं आइडेंटिकल कंडक्टर्स कंसीडर करता हूं और उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है तो फाइनली उनके ऊपर इक्वल चार्जेस अपीयर करते हैं। लेकिन अब ये तो सीरियसली पार्ट से हो गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर का साइज डबल है, रेडियस आर रेडियस 2r, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इनके फाइनल चार्जेस होंगे उनका रेशियो क्या होगा, Q1 बाय Q2 का रेशियो क्या होगा, R by R. 1/2। 1:2, 1/2. 1/2. 1:2। तो ये एक बात मुझे मेन आपको समझाने थी बस, आई होप आपको भी क्लियर हुई। सिर्फ एक चीज मैंने यहाँ पे पिक करी जो आपको 11 से कैरी फॉरवर्ड करनी थी, या गुड, दैट इज वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r आता है, उसे यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे तो g को k रिप्लेस कर देगा, m को q और r, v इज इक्वल टू kq बाय r मेरे लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन गया। फिर हमने एक फंडामेंटल अंडरस्टैंड किया कि हर जगह देखते हैं जो करंट फ्लो करता है, जो चार्ज फ्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी की रेडियस अगर आर ए आर बी है और फाइनल चार्जेस क्यू ए क्यू बी हैं तो फाइनली पोटेंशियल को सेम होना पड़ेगा, इसे इसको इक्वेट करना पड़ता है। यहाँ से क्लियर होता है कि जो चार्जेस का रेशियो आएगा वो रेडियस के रेशियो में आएगा। फिर अगर आइडेंटिकल है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, चार्ज सेम हो जाएंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो जो रेडियस का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस आ जाएंगे। आई होप अब सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, ए और बी। ए के पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और बी के पास 8 माइक्रोकूलम चार्ज है इनिशियली। फिर हम इनको कांटेक्ट में ले आते हैं, तो बताइए फाइनल चार्जेस क्या होंगे क्यू और क्यू बी। 5/5। वेरी गुड। सभी को क्या देखना है, अगर आप इन्हें कांटेक्ट में लेके आएंगे, टच करेंगे, तो पहले तो चार्ज ऐड होगा कांटेक्ट में आने से, ऐड होकर टोटल चार्ज कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम। फिर क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा डिवाइड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों के जाएगा। पास कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। सो रिपीट करता हूं, ए और बी आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। इन आइडेंटिकल कंडक्टर्स के पास इनिशियल चार्ज 2 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम है, पर जैसे ही हम इनको टच करवाएंगे तो दोनों के पास फाइनल चार्जेस कितने कितने हो जाएंगे, वो 5 माइक्रोकूलम ईच आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, उससे हमें आंसर मिलेगा। होप इट्स क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ध्यान से करना, और इस बार कोशिश करना बाकी सभी आंसर करेंगे। ए, बी और सी, इस बार ये तीनों आइडेंटिकल हैं। जब मैं आइडेंटिकल कंडक्टर्स बोल रहा हूँ तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि तीनों कॉपर के होने चाहिए, तीनों का साइज सेम होना चाहिए। कॉपर, एल्यूमिनियम, राइट, आयरन, किसी के भी हो सकते हैं, कंडक्टर तो कंडक्टर है, सबके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी सी, ए के पास चार्ज है -2 माइक्रोकूलम इस बार, और बी के पास है 8 माइक्रोकूलम, और सी है अनचार्ज, इसके पास शुरू में कोई चार्ज नहीं है। आप लोग बताएं, अगर मैं ए और सी को टच कर देता हूं तो अब यहाँ पे चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे, बताएं, शाबाश। -1 and -1. वेरी गुड, -1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज एज इट इज रहेगा 8 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। सो इनको टच किया तो -1 हो गया, बीच वाले के पास 8 रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे ऐसा हो जाने के बाद अब बी और सी को फिर से टच करता हूँ, तो 1 का तो एज इट इज रहेगा, इनका बताएं कितना हो जाएगा। 7.5, 7.5, नो सॉरी 7/2, 3.5। 7/2. हाँ, तो आप पहले क्या करेंगे, 3.5, टोटल चार्ज 3.5। निकालेंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 8 - 1, 8 - 1 इज 7, दोनों के पास 7 माइक्रोकूलम आ गया, उसे आधा आधा करेंगे तो 3.5 माइक्रोकूलम एंड 3.5 माइक्रोकूलम इनके पास आ जाएगा। आई होप इट्स वेल अंडरस्टूड नाउ।
ठीक है बच्चों, ये था कंडक्शन। अब एक खास बात, जब कंडक्शन हो जाएगी तो क्या दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज आएगा? सेम नेचर के चार्ज का मतलब है या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। आपने देखा अगर इन दोनों को टच किया तो दोनों फाइनली नेगेटिव हो गए, फिर इन दोनों को टच किया तो देखो टच करने से आप पहले चार्ज को ऐड करते हो, जैसे चार्ज को ऐड करते हो तो वो या तो पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव बचेगा, फिर उसको डिवाइड करते हो। सो याद रखें कंडक्शन के बाद दोनों बॉडीज के पास सिमिलर चार्ज आ जाता है, एक जैसा चार्ज, इसीलिए वो रिपेल करती हैं। सो बॉडीज रिपेल आफ्टर कंडक्शन, ये क्लियर होना चाहिए। बॉडीज, एक्सक्यूज मी सर, यस, सर अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा ना, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। वो तो चाहे आइडेंटिकल नहीं भी हो, चार्ज ट्रांसफर ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहा है, और तब तक कर रहा है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ क्या हुआ है, आप बॉडीज चाहे आइडेंटिकल लो चाहे छोटी बड़ी लो, फाइनली उनका पोटेंशियल सेम हो ही जाएगा, क्योंकि तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो डियर, ये तो था कंडक्शन। अब आप जानते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज गया तो चार्जेस ट्रांसफर मतलब चेंज होते हैं, बॉडीज के चार्जेस चेंज होते हैं कंडक्शन के दौरान। अब एक अलग सी प्रोसेस पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड इंडक्शन। जैसा कि वर्ड का मतलब है इंडक्ट करना, इंड्यूस करना, इंडक्शन। कंडक्शन में तो आप टच करवाते हैं ना बॉडीज को, इंडक्शन में टच नहीं करवाते, इफेक्ट दूर से। जैसे मैं बोलकर किसी के अंदर कुछ इफेक्ट डालना चाह रहा हूं तो वो मैं इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लाने से उसके अंदर जो चेंजेस होंगे, दैट इज इंडक्शन। अब इंडक्शन जैसी चीजें आप लोगों ने ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ी, क्योंकि मास इंडक्शन करता ही नहीं है, कारण मास एक ही जैसा है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, वो बेसिक कारण बनता है इंडक्शन का। देखते हैं, समझते जाइए। अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, हमेशा ध्यान रखिए कि चार्ज आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है, इसलिए बाहर की तरफ दिखाया जाता है। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाता हूं एक अनचार्ज बॉडी के पास। इस अनचार्ज बॉडी को मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। समझे सभी, ये क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों यूज किया? क्योंकि भाई अगर ये किसी कंडक्टर के टच में आ गई तो इसका भी चार्ज जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो इंसुलेटर के ऊपर रख दिया इसे, और अब ये बॉडी पास लेके आए तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। नेगेटिव। और नेगेटिव किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास। जिससे इस एंड पे आपको नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से भाग के आए हैं तो जिधर से भाग के आए हैं वहां पे क्या दिखाई देगा? पॉजिटिव। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो समझे फिर ध्यान से, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे सर जब प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकते। सॉरी, Protons cannot move, so how positive charge goes to one end? क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज अपीयर्स बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव मूव करके नहीं जाता, पॉजिटिव अपीयर करता है। ध्यान देना, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी Okay, पास sir. आई तो इसने इलेक्ट्रॉन्स पुल किए ना, तो यहाँ से भाग के इधर आए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन भाग के चले गए वहां आ गया पॉजिटिव, और जहां पहुंच गए वहां आ गया नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। होप ये क्लियर है आपको? बट अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं इस वाली बॉडी को जिसे पास लेके आया था हटा दूंगा, जैसे इस बॉडी को हटाऊंगा तो क्या होगा? देखें जरा, जैसे इस बॉडी को हटा दूंगा तो क्या होगा? सर दोबारा से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास चला जाएगा। हाँ, दोबारा से इलेक्ट्रॉन जहां से आए थे वहीं भाग जाएंगे, क्योंकि इनको लाने का कॉज ये था। इसे हटाऊंगा तो क्योंकि इनके अलग अलग होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करना है तो वापस से भाग के चले जाएंगे। यानी ये तो यार बड़ा टेम्परेरी सा काम हुआ नहीं, इसीलिए इसके डेफिनेशन भी ऐसे लिखते हैं। इंडक्शन बेसिकली इज टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी का ये एंड नेगेटिव हो गया, एंड पॉजिटिव हो गया, तो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। सो क्लियर है सबको? तो फिर बता रहा हूं, व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज temporary electrification of a body when a charged body is brought closer. Reason
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूं साथ साथ। इट इज टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसका कॉज क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी। अब इसे मैं आपको पढ़ाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक जहां मैं कंडक्टर्स की बात करूंगा और दूसरा जहां इंसुलेटर्स की। तो पहले पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स के ऊपर इंडक्शन कैसे काम करती है। कंडक्टर्स, सॉरी, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, जैसे ही आप ये चार्ज बॉडी कंडक्टर के पास लेके आएंगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में मूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तब तक मूव करते हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते हैं जब तक कि ये वाले चार्ज की वैल्यू इस चार्ज के इक्वल ना हो जाए। ध्यान दें, इन केस ऑफ कंडक्टर्स this induced charge is exactly equal to the inducing charge, लेकिन पास वाला एंड नेगेटिव होता है और दूर वाला एंड पॉजिटिव होता है। आया समझ में? तो जो चार्जेस ऐसे बॉडी के ऊपर अपीयर करते हैं उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज इंड्यूस्ड चार्जेस, एंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस इज इक्वल टू द चार्ज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, ये तो होता है कंडक्टर्स के अंदर। अब बात करते हैं क्या कंडक्टर्स को चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो चार्जिंग हुई नहीं। तो उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला, एक सिंगल कंडक्टर के लिए, तो मैं यहाँ बनाता जाऊंगा, आप में से कोई बनाना चाहे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो समझते जाना। इसे छोटा करके बनाएंगे। एक कंडक्टर लिया, उसे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया और इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आया। फिर से सपोज मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया। ग्लास रोड जो है ना वो यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। तो इसे लेके आया तो क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने की वजह से नियर एंड नेगेटिव बन जाएगा और फादर एंड पॉजिटिव। तो ठीक है, ये तो हम समझ चुके। ये था स्टेप 1, याद रहे ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब स्टेप टू में क्या करते हैं, इस बॉडी को यहाँ पे रखे रखे ही, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, और इस बॉडी के जो फार्दर एंड था, दूर वाला एंड था, उसे अर्थ कर देते हैं, इसे अर्थ कर देते हैं। तो अब देखना ध्यान से, पास वाला एंड कैसा था? नेगेटिव था, तो वो तो नेगेटिव रहेगा। इस पॉजिटिव चार्ज ने, ध्यान दें, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को खींच के रखा हुआ है, इसे बोलते हैं बाउंड चार्ज। तो इसने इस नेगेटिव चार्ज को बाउंड कर लिया। लेकिन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा था, कोई एक्सप्लेन करे इस पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ अर्थिंग करने की वजह से? सर नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आए और उसको न्यूट्रल कर दिया। हुआ ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर ट्रांसफर हुई अर्थ से, क्योंकि मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने आकर इस पॉजिटिव चार्ज को वैनिश करवा दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अभी सिचुएशन देखना ध्यान से, आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक कंडक्टर है, अर्थ कंडक्टर। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ कंडक्टर के पास लाओगे तो क्या कंडक्टर चार्ज हो जाएगा? यस, कंडक्टर चार्ज हो जाएगा। लेकिन उसका चार्ज आएगा कहां से, इस बॉडी से या अर्थ से? Sir, from body because earth makes a body neutral. मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक चार्ज बॉडी को अर्थड बॉडी के पास लाया जाए तो क्या वो अर्थड बॉडी चार्ज हो जाएगी? यस और नो? Yes, sir. वो चार्ज आएगा कहां से, इस बॉडी से ट्रांसफर होगा या अर्थ से? Sir, earth से. अर्थ से ट्रांसफर होगा। ये बात समझनी थी आपने। अब ये थी प्रोसेस नंबर 2। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, मैं पहले अर्थिंग हटाऊं या पहले इस बॉडी को हटाऊं? अगर मैं इस बॉडी को हटा अर्थिंग। देता हूं, हाँ, अगर इस बॉडी को हटा देता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगी? इसे हटाने से ये फिर से अर्थ बॉडी बन गई। तो अर्थ है तो भाई जो नेगेटिव चार्ज आया था वो एज इट इज वापस चला जाएगा। ठीक है, तो उसे आप अर्थ बनाए रखने के, मतलब सॉरी, चार्ज बनाए रखने के लिए अर्थिंग पहले हटाते हैं। तो समझें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये बॉडी तो आप एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, और इस बॉडी की जो अर्थिंग आपने की थी उसे आप हटा देंगे, जिससे जो इसका नियर एंड है वो ऐसे ही नेगेटिव बना रहेगा। तो अब हमारे लिए ये बॉडी जो जो ये वाली बॉडी है ये चार्ज हो गई।
लेकिन इसके चार्जिंग में दोनों ने रोल प्ले किया, इस बॉडी ने भी और अर्थिंग ने भी। होप इट इज क्लियर। ये बन गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 से इसकी आप क्या करो, अब इस बॉडी को भी हटा दो, तो अब ये बची सिंगल बॉडी। आपको क्या लगता है जो ये चार्ज था, ये चार्ज अपने आप को क्या कर लेगा, ऐसे यूनिफॉर्मली distribute. डिस्ट्रीब्यूट। यूनिफॉर्मली Distribute डिस्ट्रीब्यूट कर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि फाइनली हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाए। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट सो दैट पोटेंशियल एवरीवेयर बिकम्स सेम। होप इट्स Sir, क्लियर। does potential depends upon size of object or whether the spherical object is bigger or smaller, नहीं, चाहे potential जैसा will be मर्जी finally ऑब्जेक्ट हो, same. इट इज नॉट ओनली अबाउट अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। एक कंडक्टर जैसी मर्जी शेप का हो, उसके ऊपर चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि फाइनली हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाए। अब ध्यान से सुनते जाना। अब अगर Sir, in every case that equation KQ1 by R1 is equals to मैं KQ2 बता by रहा हूँ, R2. एक बार पूरा सुनो, ध्यान से समझिए। चाहे कंडक्टर किसी भी शेप का हो, चार्ज अपने आप को तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब अगर वो बॉडी स्फेरिकल ही है, तभी वो फॉर्मूला वैलिड है के क्यू बाई आर, क्योंकि वो स्फेरिकल नहीं होगी, प्लेन शीट भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है ना, कोई और अजीब सी शेप भी हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला अपना अलग बनेगा। हमें सबसे फिजिक्स 11th और 12th में जो आप पढ़ते हैं वो बेसिक फिजिक्स है, तो वहां पे आपको ऐसी चीजों की हेल्प से समझाया जाता है जिसमें क्लियर होना इजी हो जाता है। तो फिर समझें, अगर स्फेरिकल बॉडी है तभी के क्यू बाई आर वैलिड है और चार्ज अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर ये बॉडी इस शेप की ना होकर, ध्यान से देखिएगा, इस शेप की ना होकर कुछ ऐसी होती कि यहां से तो स्फेरिकल दिख रही है, यहां से इसकी चोंच सी बनी हुई है, ऐसी बॉडी होती, तो क्या चार्ज अपने आप को तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता जब तक हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाता है? यस और नो? Yes, sir. हाँ, करता। लेकिन उसमें फर्क क्या पड़ता, जहां पे ये पिन पॉइंटेड होता है ना, पिन पॉइंटेड होता है, यहाँ पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलती है। बातें आएंगी आगे, धीरे धीरे आएंगी। बस इसमें एक चीज बता देता हूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि चार्ज ने अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा हर जगह पे, लेकिन चार्ज का यूनिफॉर्म, जैसे स्फेरिकल पोर्शन है इसमें मान सकता हूं, लेकिन यहाँ शायद कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। क्लियर? तो वृंदा जो आप पूछ रहे थे वो मैंने क्लियर किया। अगर बॉडी स्फेरिकल होगी तभी हर जगह यूनिफॉर्म चार्ज दिखाई देगा, स्फेरिकल नहीं होगी, पॉइंटेड होगी, तो उसमें चार्ज हर जगह एक जैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर जगह क्या चीज सेम होगी, पोटेंशियल सेम होगी। चलें, अब एनसीईआरटी कहती है कि एक कंडक्टर की बजाय आप दो कंडक्टर्स एक साथ कंसिडर करो। तो मान लो आपने दो स्फेरिकल कंडक्टर्स ऐसे करके एक साथ कंसिडर कर लिए, दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर रखा, ठीक है, और अब एक चार्ज बॉडी यहां से आप इसके पास लेके आते हैं। दिस इज ए चार्ज बॉडी। तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, ये चार्ज बॉडी इन दोनों में से, अब सोचो अगर दो कंडक्टर्स को एक साथ टच करवा दिया जाए तो क्या वो सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? Yes, sir. तो अगर Yes, दोनों sir. को एक साथ टच करवा दिया तो दोनों सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इससे फिर से वही फ्री इलेक्ट्रॉन वाला फंडा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और ये एंड कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। अरे वाह, यहाँ तो अर्थिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? उठा के दोनों को अलग अलग कर दो, क्योंकि तो इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको तो पकड़ ही सकते हैं। तो जब दो कंडक्टर्स आप एक साथ लेके आएंगे, ध्यान देना, दो कंडक्टर्स आप एक साथ लेके आएंगे तो उस केस में बच्चों उसमें अर्थिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे आप इस चार्ज बॉडी को पास लाते हो तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस बॉडी को यहीं पे रखे रखो, देखते जाना, इस बॉडी को यहीं पे रखे रखो और इन दोनों को अलग अलग कर दो, एक इधर और एक इधर। अलग अलग करके ना मैं बहुत दूर नहीं लेके गया, पास ही रखा मैंने उसे। तो फिर से क्या होगा, ये वाला एंड बन जाएगा नेगेटिव और ये वाला एंड बन जाएगा पॉजिटिव, ऐसे रहेगा। तो क्या दोनों चार्ज हो गए? यस, दोनों चार्ज हो गए। अब नेक्स्ट Sir, स्टेप पे क्या it is करूं? temporary charge, no? हाँ वृंदा बोलो, क्या कह रहे हो? Sir, it is temporary charge because it is due to induction. एक बार दोबारा बोलो। Sir, isn't it temporary charge because it is due to induction? यू जस्ट लुक एट इट, आप सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं जाओ, यहाँ पर
जब तक आप यहाँ पर हो, ये कांटेक्ट में है, तब तक तो आप इसे टेम्परेरी चार्ज बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस चार्जिंग बॉडी को हटाओगे तो ऑब्वियसली ये सारा चार्ज वापस से वैनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिया अपने हाथ से इनको पकड़ के अलग करने का, राइट, अब तो चार्ज हो गए ना, अब तो ये टेम्परेरी नहीं है ना इनके ऊपर, ये नेगेटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप इस चार्जिंग बॉडी को हटा देते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो एक बॉडी ये बन गई, दूसरी बॉडी ये बन गई, ये पास पास ही रखी हुई है। तो अब अगर पास पास रखी हुई है तो इनके चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये जानबूझ के इस तरीके से चीजें समझाई जाती है ताकि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, समझ पाए उसे। बॉडी थी, उसने इस तरह से अलग अलग कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो एक नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव हो गई। अब अगर इस बॉडी को भी हटा दिया तो इनके चार्जेस क्योंकि पास पास पड़ी हुई हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे दिखाई देंगे। अब अगर आप इनको दूर दूर ले जाओ तो आप समझते हो, दूर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। दैट्स इट, होप इट्स अंडरस्टूड। तो मैंने आपको कंडक्शन और इंडक्शन समझाया, जिसमें कंडक्शन तो सिर्फ कंडक्टर्स के ऊपर होता है, इंडक्शन का एक पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया जो कि कंडक्टर्स के लिए था। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की, ध्यान देना, इंडक्शन ऑन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को ना डाइइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक नाम से क्या समझ में आ रहा है, डाई मतलब डुअल प्रॉपर्टी। डुअल प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, उनको आप प्योरली पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इनके पास जब चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, उससे बाहर आसानी से नहीं निकल सकते। तो देखना, ये डाइइलेक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर मतलब जैसे H2 की बात करो, N2 की बात करो, O2 की बात करो, इन सब में क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड काउंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बीच में पड़ा हुआ है। तो अब जो बात बोलूंगा थोड़ी सी अलग है, ध्यान से सुनना। नॉन पोलर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह माना जा सकता है। सेंटर ऑफ चार्ज फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मे बी कंसिडर्ड एट सेम पोजीशन। ये फंडा आपको समझना आसान लगेगा अगर आप सेंटर ऑफ मास का फंडा रिमाइंड करवा पाए अपने आप को। अगर आप एक सर्कुलर बॉडी कंसिडर करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आता है, पर वहां तो कोई मास नहीं था। ऐसे ही अगर आप एक स्फीयर कंसिडर करते हैं तो स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आता है। क्लियर? इसी तरह से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का किया गया है तो उसका सेंटर कहाँ पे काउंट होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे। जबकि पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी सेंटर में पड़ा हुआ है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। इसीलिए समझना ध्यान से, नॉन पोलर जिनके अंदर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं नॉन पोलर की, सॉरी पोलर की। पोलर क्या होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, आप सबने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। वो डायपोल क्या है, इसकी जो H वाली साइड है और O वाली साइड है, ये H वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज है और O वाली साइड नेगेटिव। डू यू एग्री विद दैट? Yes, sir. तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, इसमें H वाली साइड पॉजिटिव, O वाली साइड नेगेटिव हो जाती है। दिस इज इट। तो अब डिफरेंस क्या बता रहा हूं मैं दोनों के अंदर, ये इंसुलेटिंग चीजों की अगर बात करूं तो इंसुलेटिंग में कुछ तो ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह मिलेगा, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेपरेटेड मिलेगा, ऑलरेडी सेपरेटेड मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना होगा। ऐसे ही अब बात करेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक्स के पास अगर चार्ज बॉडी लेके आए तो उससे नॉन पोलर या पोलर में क्या चेंज आएगा, देखते जाए मेरे साथ। अगर अब हम एक चार्ज बॉडी को एक इंसुलेटर के पास लेके आते हैं, ये इंसुलेटिंग बॉडी एक इंसुलेटर के पास लेके आते हैं तो क्या होगा।
भाई इंसुलेटर के अंदर जो एटम्स हैं, चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, जैसे ही पॉजिटिव बॉडी पास आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेगी ना अपनी तरफ। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हालांकि एटम या मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसके अंदर तो मूवमेंट कर ही सकते हैं ना। तो मान लो कोई चीज ऐसी थी और यहाँ से पॉजिटिव बॉडी आ गई, उसने नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये शेप भी ऐसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, राइट। और जो बाहर से बॉडी आई थी वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी और पॉजिटिव को रिपेल करी। तो मैं कुछ यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, समझना कि जो ये ऐसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगी, ये क्या करेगी, ओवल शेप में कन्वर्ट कर देगी, जिसमें कि पास वाला एंड ऑपोजिटली चार्ज और दूर वाला पॉजिटिव। ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि इसने ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बताएं क्या ये वाली बात आपको क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो समझें फिर से। इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम या मॉलिक्यूल रीडिस्ट्रीब्यूट, मैं लिख भी देता हूँ, लिखने से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। वसुधा, आपको भी कहीं पे प्रॉब्लम आए तो डियर पूछते रहना। Yes, sir. ठीक है। इनसाइड एन इंसुलेटर, inside an insulator, redistribution of electrons takes place within atoms or molecules. Within the atoms or molecules ही ये redistribution हो पाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो ठीक है भाई, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे मुझे जो शेप देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी? वो शेप ऐसी ओवल हो जाएगी, देख सकते हैं। अब मैं स्फेरिकल नहीं कंसिडर कर सकता, मुझे ओवल शेप दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आ गया, पोलर बन गया अभी। तो देखें फिर से, पॉजिटिव ने इस एंड को नेगेटिव बनाया, इस एंड को पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये चेंजेस आ गए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसमें हुआ क्या, अगर आप इस वाले एंड को ध्यान से देखो, हालांकि कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर से भाग के नहीं आए, लेकिन इस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लगे विद इन द एटम्स, तो ये एंड नेगेटिव दिखने लगा। और जो दूर वाला एंड है, उस दूर वाले एंड पे पॉजिटिव दिखने लगा, क्योंकि उस एंड से इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम्स थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर्स? कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के इधर आ गए थे, इसमें एटम्स में ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो स्टिल दिस एंड बिकम्स नेगेटिव, दिस एंड बिकम्स पॉजिटिव इफ दिस बॉडी वाज पॉजिटिव। अगर ये बॉडी नेगेटिव होती तो यहाँ पे पॉजिटिव अपीयर करता है, यहाँ पे नेगेटिव। ऑब्वियस है यार, यहाँ पे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ जो चार्ज अपीयर करता है क्यू इंड्यूस्ड, वो इस क्यू से काफी कम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, क्यू इंड्यूस्ड इज नॉट इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। मैं लिख देता हूँ, क्यू आई की जो मैग्नीट्यूड है, इट इज नॉट इक्वल टू क्यू, rather it is lesser, maybe much lesser। बताएं क्या ये प्रोसेस आपको क्लियर हुई जो मैंने यहाँ बनाई? So please can you tell why it is much lesser? Why this? Lesser. वृंदा, जहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो भागते रहेंगे तब तक भागते रहेंगे जब तक कि इक्वल ना हो जाए। लेकिन इसमें तो लिमिटेशन है ना, जो एटम यहाँ पड़े हुए हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अंदर वाले एटम्स का कोई इफेक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस सरफेस पे जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो ये चार्ज उतना नहीं बन पाता जितना कि ये चार्ज, ठीक है? Okay. हाँ, तो ये आपने सीखा किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। समझ लो, जिसकी क्लास होगी वो अपना चले जाना भाई, मैं थोड़ा सा ये ना कंप्लीट करूंगा ये वाला टॉपिक और उसके बाद क्लास फॉलो अप करूंगा। और कल के लिए मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, अगर 7:30 to 8:30 कर पाए, जिसमें आर्चिशा भी ज्वाइन हो पाए, तो फिर मैं कल क्लास 7:30 to 8:30 कर दूँगा, ठीक है? आपकी तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है 7:30 to 8:30? सर अभी राणा सर सेट करेंगे आज टाइम मॉर्निंग का प्रैक्टिकल करने की। सेट हो सकती दुनिया, राणा सर तो अपने हिसाब से चलते हैं, उनके हिसाब से नहीं हो सकती। ये नए बच्चों के लिए है, और वो एक ही टाइम रखेंगे या कई टाइम रखेंगे?
क्लास के बाद बात करिए, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात करते हैं। तो देखें बच्चों, ये जो मैंने आपको सिखाया इसको लिखना कैसे है। इसको लिखने का तरीका है कि व्हेन ए चार्ज बॉडी, ध्यान से समझते हैं ना, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। इंडक्शन results in polarization। ध्यान दें, इन वर्ड्स को ध्यान से समझें। जब चार्ज बॉडी पास आई तो उसने क्या किया, उसने किया इंडक्शन, और इंडक्शन की वजह से क्या हो गया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या था, पास वाला एंड और दूर वाला एंड अलग अलग चार्ज के दिखाई दे रहे हैं। लिखें, रिजल्ट्स इन पोलराइजेशन which makes nearer end oppositely charged, and farther end similarly charged। ठीक है, when a charged body is brought closer, induction results in polarization which makes nearer end oppositely charged and farther end similarly charged। So this is what you need to understand। इससे obviously क्या होगा, nearer end अगर opposite हो गया तो भाई attraction होगी। तो छोटी सी बात यहाँ पे और समझनी है, this results in net attraction। This results in net attraction। net attraction का मतलब क्या है कि भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन इसको रिपेल करेगा। रिपल्शन वाला चार्ज दूर पड़ा हुआ है, अट्रैक्शन वाला पास पड़ा हुआ है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी। क्लियर हुआ? तो ये था मेन भाई जो आज आपको समझना था। इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस का हम आंसर कर पाएंगे। व्हेन अ कॉम्ब इज रन थ्रू ड्राई हेयर इट अट्रैक्ट्स पेपर बिट्स। छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट क्यों कर पाता है, तो बस जो मैंने सामने लिख दिया यही इसका आंसर है। देखिए कैसे, when a comb is run through dry hair it becomes charged। Now when it is brought closer to paper pieces, induction takes place which results in polarization, making nearer end oppositely charged and farther end similarly charged। Now this results in net attraction। ठीक है, ऐसे ही और भी जितने क्वेश्चंस इसके बनते हैं वो आप सिमिलर वे में एक्सप्लेन करते हैं कि नियरर एंड ऑपोजिटली चार्ज, फादर एंड सिमिलरली चार्ज, किसके कारण, इंडक्शन के कारण जिसने पोलराइजेशन करवा दिया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। मैं एक बार क्विकली आप लोगों को ये रिवाइज करवा देता हूँ कि नई चीज जो हमने पढ़ी वो क्या क्या थी। हमने अर्थिंग से नया पढ़ना शुरू किया था। अर्थिंग इज ए प्रोसेस जिसके अंदर किसी बॉडी का एक्सेस चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। अब क्योंकि आप कंडक्शन पढ़ चुके हैं तो इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। अर्थ एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर है, तो जैसे किसी भी चीज को उससे कनेक्ट करोगे तो उन दोनों के बीच में चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ऐसे में मैक्सिमम चार्ज अर्थ के ऊपर चला जाएगा, यानी इस बॉडी के पास अगर कुछ बचेगा भी तो 0.001% टाइप ऑफ चार्ज बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, चार्ज शेयर किया है जिसमें अर्थ बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए बॉडी का चार्ज चला जाता है। दैट इज द रीजन। कंडक्शन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के पास, जैसे ही बॉडीज को टच करते हैं तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज ट्रांसफर करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा। जो फाइनल चार्जेस अपीयर करते हैं वो रेडियस के रेशियो में अपीयर करते हैं अगर हम स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं तो। जब आइडेंटिकल कंडक्टर्स होते हैं तो उनके ऊपर फाइनल चार्जेस सेम हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक दो चीजें आपको समझाई। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करवाए कि जैसे बॉडीज को टच करते हैं तो चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्शन के बाद बॉडीज के पास सिमिलर चार्ज आ जाता है, इसलिए बॉडी स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर आफ्टर कंडक्शन। फिर हमने स्टार्ट किया इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, दूर से ही एक इफेक्ट शो करना। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसे जैसे ही आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप जानते हैं कि वो मैं दो चीजों के लिए डिस्कस करूंगा, या तो कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। तो नेक्स्ट फ्रेम में हम कंडक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर्स के केस में क्या हुआ देखें, जैसे आप इस चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए
तो पास वाला एंड ऑपोजिटली चार्ज हो गया, दूर वाला एंड सिमिलरली चार्ज, बट ये टेम्परेरी था। जैसे इस बॉडी को हटाएंगे तो ये चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फिर से। अब इसके बाद आप अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से जो फार्दर एंड का चार्ज है वो सारा खत्म हो गया। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आए हैं, ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ को चले जाएंगे। अब ये बॉडी फिलहाल चार्ज हो चुकी है, लेकिन अर्थ ने इसको चार्ज दिया है। अब आप अर्थिंग हटा देते हैं तो ये बॉडी परमानेंटली चार्ज होगी। अब इस बॉडी को भी हटा देते हैं तो चार्ज अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाए। अगर वो बॉडी सिमेट्रिक है तो चार्ज का भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा सकता है। अगर दो बॉडीज एक साथ यूज करोगे तो फिर अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दूर दूर कर दिया। अगर आप अल्टीमेटली इनको काफी दूर ले जाओ तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप इंसुलेटर्स की बात करते हो। इंसुलेटर्स दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, और पोलर में अलग अलग होता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना जरा, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को इसके पास लाओगे तो चाहे ये पोलर थी या नॉन पोलर थी, अब तो ये पोलर ही बन जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा विद इन द एटम्स, एक एंड नेगेटिव एक एंड पॉजिटिव, जिससे कि हमें इंड्यूस्ड चार्ज जो मिलेगा वो Q से कंपैरेटिवली कम मिलता है। तो फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप क्या वर्डिंग यूज करते हैं। When a charge body is brought closer, induction results in polarization, which makes nearer end oppositely charged and farther end similarly charged. This results in net attraction. ठीक है, इसके ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन बताया। When a comb is run through dry hair, what happens? And it is brought closer to the paper bits. So paper bits get attracted because nearer end becomes oppositely charged and farther end becomes similarly charged. ठीक है बच्चों, so this was for all for today. थैंक यू वेरी मच। और अब मैं चाहूंगा, देखो जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों में आ गए वसुधा और वृंदा, है ना, हरगुन भी आ गई। हरगुन, वसुधा एंड वृंदा। देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिवीजन के थ्रू ही आपको पढ़ाएंगे, अब आपको आगे का सिलेबस क्लास में भी ज्वाइन करना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी इसी ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आप में से जो जो लोग तो कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं, वो कंपटीशन वाले बच्चे तो मुझे ज्वाइन करेंगे 12:30 बजे, और जिनको CBSE पढ़ना है वो बच्चा ज्वाइन करेगा 4 बजे। ठीक है, तो आई होप अभी तो आपकी कोई क्लास नहीं होगी 12:30 साढ़े 12 बजे तक। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करता हूँ जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का है। तो आप उसे कर लोगे तो आज से आप क्लास मेरे साथ साथ आगे कर पाओगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस मैक्सिमम 2 वीक्स में कवर अप हो जाएगा। नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, एक क्लास एक्स्ट्रा नहीं कर सकता मैं हमेशा के लिए। तो ये तो सिर्फ आपको मैचअप करवाने के लिए है। ठीक है बच्चों, फाइन, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।